बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ जी नवंबर के आखिरी हफ्ते में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, आ रहे हैं। अभी वीट की प्रोडक्शन कम हो गई है, इसके साथ साथ चावलों के जो एक्सपोर्ट है वो तखमीना है एक अल्लाह ना करे $1 अरब से की कमी आ रही है। उसमें जो जो हालात बता रहे हैं, जो नज़र आ रहा है। लेकिन उससे बढ़कर एक अहम नुक्ता जिसके को हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो है हमारी सेहत। आज का प्रोग्राम जो है वो पहला सेगमेंट जो सा है वो हमारी सेहत, फार्मिंग किस तरह से हो रही है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है हमारी आबादी के लिए भी, हमारी अपनी सेहत के लिए भी और हमारे फ्यूचर के लिए भी। तो सबसे पहले आपको एक अहम जो जुज़ है जो फार्मिंग का, उसके मुतालिक एक रिसर्च हुई कुछ अर्सा पहले इंडिया में उस रिसर्च में उन्होंने माँ के दूध के ऊपर रिसर्च की। और ये उस यूनिवर्सिटी में जब रिसर्च हुई तो पता ये लगा कि जो माँ का दूध है उसमें तकरीबन 6 गुना ज़्यादा एक अहम केमिकल पाया गया जो कि बच्चों की नशोनुमा के लिए हम कहते हैं कि माँ का दूध सबसे बेहतर है। लेकिन उसके अंदर भी जो एक जुज़ पाया गया केमिकल का, उसका नाम था एंडोसल्फान। एंडोसल्फान आपको पता है कि किस तरह से आता है, हम किस तरह कंज्यूम करते हैं। आज के प्रोग्राम में आपके लिए ये एक चश्मकुशा जो है ना, कुछ इंकशाफात आपके ज़िल में लेके आ रहे हैं कि एंडोसल्फान इंडिया में एक जगह है जिसको कहते हैं कासूगोड़। कासूगोड़ में हमारी वो ये स्टेट जो वहाँ की थी वो काजू की पैदावार के लिए वहाँ पे इस्तेमाल करती थी। हेलीकॉप्टर से स्प्रे होता था उसका। बाद में पता ये लगा कि इसने तो वहाँ की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी, कई अमवात हुई, कई वहाँ पे जो है जो बच्चे पैदा होते थे कई सालों तक वो अपाहज थे। तो एंडोसल्फान ने वो तबाही फेर दी। उसके बाद उन्होंने उसको बैन किया। लेकिन क्या पाकिस्तान में अभी भी वो इस्तेमाल हो रहा है? जी हाँ। 2018, 19, 20 की रिपोर्ट्स में आया है कि एंडोसल्फान जो कि हमारी पेस्टिसाइड में पाया जाता है, ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है। हम जितने सब स्टैंडर्ड पाकिस्तान में बैन है लेकिन कंट्रोल नहीं है, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। हत्ता कि कॉटन में इस्तेमाल हुआ। कॉटन के साथ साथ विहाड़ी के इलाके में उन्होंने जब देखे, सैंपल्स लिए, 2018-19 की रिपोर्ट है कि एंडोसल्फान अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। और हमारी सेहत को जो ये कैंसर बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, हम देख रहे हैं चीज़ें जो सी हैं वो सेहत की जो हम पामाली कर रहे हैं अपने हाथ से, हम उसको बयान नहीं कर सकते कि इस वक्त किस तरह की सूरत हाल आ रही है। उसका हल भी बताते हैं अभी आपको। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या हुआ है पाकिस्तान में। ये एक रिपोर्ट आई है जो मैं आपको पब्लिकेशन दे रहा हूँ अभी, कि हम किस तरह से कह रहे हैं। वो कह रही है कि रेजिड्यूज़ ऑफ एंडोसल्फान इन कॉटन ग्रोइंग एरिया ऑफ विहाड़ी। ये 2019 की पब्लिकेशन है, ये भी आपके साथ शेयर भी कर देंगे। एक ही साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में एंडोसल्फान जो है वो पाए गए हैं, उसके 2018 के अंदर उसके जो असरात थे वो पाए गए हैं कौन सी फसलों में? कैरेट यानी कि गाजर और पोटैटो यानी कि आलू। यानी कि जो हमारी विहाड़ी, मेलसी, पाकपतन, ओकाड़ा, ये बेल्ट के अंदर, इसी तरह जो चनाब के साथ साथ हमारी है गाजर जहाँ पे लगाई जाती है, मुल्तान, आप देख लें फैसलाबाद, ये तमाम इलाकों में अभी तक इस्तेमाल इसके रिज़ल्ट्स आए हैं। और ये मैंने कहा कि आज का प्रोग्राम सिंपली कि पेस्टिसाइड को कैसे हम कम उसका करें, क्योंकि मैं पहले भी कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि चावल के अंदर हमारी जितनी मसनूआत बाहर जाती हैं वो इसलिए रिजेक्ट होती हैं क्योंकि उसके अंदर हम पेस्टिसाइड के जो असरात हैं वो पाए जाते हैं। हुकूमत की सख्ती इस बारे में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये हम ना सिर्फ हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं बल्कि कई ज़िंदगियों को जो है वो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये सिलसिला बहुत ही ख़तरनाक हद तक फैल चुका है। इस पे आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ताज़ा हमने क्या किया कि हम, आपको पता है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी टीम्स जो सी हैं वो कुंडली के अंदर, सिंध के अंदर मुख्तलिफ रेड चिली, टोमेटो,
इसके साथ साथ कॉर्न, ये तमाम के लिए वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करती हैं। और कॉर्पोरेट फार्मिंग के असूलों में ये एक अहम नुक्ता है जिसमें कि किसान को बेहतर पैसे, और इंशाल्लाह चावलों में अनकरीब लाड़काना में शुरू हो जाएगा सिलसिला, वहाँ पे हम जो टेस्टिंग करते हैं उस टेस्टिंग को हम फार्मर को बताते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, कि आप कैसे इसको अपना सकते हैं। तो अब आपको इस तरफ लेके आते हैं कि अभी हमने जब टेस्ट किए वहाँ पे, तो आपको पता है कि एक मिर्च के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन। कॉर्पोरेट फार्मिंग का ये फ़ायदा या कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग या हमारे साथ काम करने का एक फ़ायदा ये हुआ फार्मर्स को कि हमने टेस्ट करके उन्हें बताया कि मंडी में जब वो लेके जाते हैं तो वहाँ पे उनको 12% 15% उनकी जो कीमत होती है कम मिलती है। हमने उन्हें कहा कि जी कीमत जो बताई जाती है उससे भी कम मिलती है। 6% वैसे काट है मंडी की, 6% अगर आपको उसी वक्त कैश चाहिए, 6 से 8% वो आपको मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो माल है एफ्लाटॉक्सिन जिसके अंदर है, जिसके अंदर पेस्ट रेजिड्यू हैं, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये हुआ कि हमने उस पर काम किया। हमने पहला रिज़ल्ट करवाया फार्मर का, तो वो था तकरीबन एफ्लाटॉक्सिन की मिकदार 100 से ज़्यादा थी, 100 ppb उसे कहते हैं। हमारे पास टारगेट था, यूरोपियन टारगेट्स जो से हैं वो हैं 10 ppb, या हम कुछ अमेरिका में उसको 20 ppb पे करना होता है। हमने अभी टेस्ट करवाए हैं अपने बेहतरीन मैकेनिज़म्स को यूज़ करके, उसको रेजिड्यू कम किया है, उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन को कंट्रोल किया है, और किस तरीके से किया वो भी बताता हूँ आपको। लेकिन वो अब 10 से नीचे आ गया है। अभी कल ही मुझे रिपोर्ट मिली है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 4.7 ppb पे हमारा रिज़ल्ट आया है जो हमने वहाँ पे काम किया और जो सिलसिला हमने अपनाया। तो ये वो फ़ायदा था जिसमें कि फार्मर को हम उसके मंडी के रेट से भी बेहतर रेट्स दे रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से हमारी कामयाबी थी। इस इम्पॉर्टेंट के सेहत भी कम उससे असरात हों, इसके साथ साथ हमने उसको पैसे भी अच्छे दिए। लेकिन वापस आते हैं पहले नुक्ते पे कि क्या हो रहा है। अब आपको पता है कि इस प्रोग्राम में ये मैंने जो आपको बताया कि ये एंडोसल्फान जो था इसने कैसे तबाही में फेर दी, और भी इस तरह के पेस्टिसाइड जो हैं वो आपकी सेहत के लिए कितने मुज़िर हैं। लेकिन फार्मर आपको पता है कि अपने लिए जो सब्ज़ी उगाता है, अपने लिए जो गंदम उगाते हैं, बहुत सारे फार्मर्स मैंने मिला हूँ, 90 से 95% जो फार्मर है वो अपनी सब्ज़ी, अपना गंदम, अपनी जो चावल है उसके लिए वो स्प्रे इस्तेमाल नहीं करता जो कि कंज्यूमर के लिए करता है, जो कमर्शियल सेंस में यूज़ करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि वो जो आपके लिए सब्ज़ी के उसे मालूम है अपनी सेहत अजीज़ है, ये उसको रियलाइज़ किया हुआ है, उसने उसको इस चीज़ की मुकम्मल आगाही है कि वो जो चीज़ कर रहा है शायद वो उसके अपने लिए नहीं है। तो ये अगर नुक्ता हम पूरी पाकिस्तान के लोगों के लिए सोचें तो ये कितना ही अच्छा होगा। अब आते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो दुनिया में जनाब, दुनिया में रिपोर्ट ये आई है कि तकरीबन इस वक्त ये 90% फार्मर्स दुनिया भर में, जिसमें कि ब्राज़ील, इंडिया, पाकिस्तान से भी कुछ लोगों को शामिल किया गया। एक मैकेंजी ने ग्लोबल सर्वे किया है अभी, और उसमें उसने कहा जी कि ये ग्लोबल फार्मर इनसाइट्स आई हैं, पब्लिश हुई हैं, और ये होशनुमा किस्म के इंकशाफात हैं, और ये अच्छी बात है जो हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि यूरोप, लातीनी अमेरिका, जो एक्सट्रीम वेदर जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, उसकी बिना पर और कीमतें जो इनपुट प्राइसेस थी वो बढ़ने से क्या हुआ है कि उन्होंने अपने तौर तरीके बदलने शुरू कर दिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो इस पर आ गए हैं कि वापस दो किस्म की हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसके अंदर एक होती है केमिकल, जिस तरह के पेस्टिसाइड्स हैं, ये फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन दूसरी होती हैं बायोलॉजिकल, यानी कि वो जो हयातियाती चीज़ें जो कि हम अब उनको इस्तेमाल करके जो पुराने वक्तों में होती थी अब वापस उसकी तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो तकरीबन 4,500 फार्मर्स का उन्होंने डेटा लिया है यूरोप से, इंडिया, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। इस तमाम से उन्होंने कहा जी कि तमाम जो फार्मर्स हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि बहुत ही जो बायोलॉजिकल्स की अडॉप्शन है वो इस मार्केट को उसने जो है वो 4 चांद लगा दिए हैं। एक बहुत ही रिजिलियंट किस्म की मार्केट है कि जो मेंटेन करेगी। और उसमें ये पता लगा कि 2 किस्म के तरीके हैं जिसमें कि बायोलॉजिकल यूज़ हो रहे हैं। एक है बायो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि खादों की जगह उसको इस्तेमाल करना, यानी कि नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल करना, यानी कि एज ए न्यूट्रिएंट उसको यूज़ करना, हम ग्रोथ रेगुलेटर के तौर पे यूज़ करना। उसमें देखा गया है
कि बहुत सारे फार्मर्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे कहते हैं बायो कंट्रोल, यानी कि बायोलॉजिकल तरीक़ों से आप पेस्टिसाइड को कर सकें। यानी कि पेस्टिसाइड वो कीड़े को होते हैं जिनको कि जिससे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं कि हमने कि कोई छिपकली, चूहों, इनके लिए कोई जहर हम लगाते हैं, आपको पता है। ये उसी तरह से ही हमारी जो फार्मिंग हो रही होती है, इसमें भी ये जो पेस्ट होते हैं ये आपके, इनके लिए ये दवाई नहीं होती बल्कि ये जहर होता है। तो इन जहरों को बायोलॉजिकल तरीक़ों से अगर इस्तेमाल किया जाए तो फार्मर्स ने बायो कंट्रोल्स को इस्तेमाल किया, और सबसे जो बड़ा नंबर आया, जो कि आपको पता है ब्राज़ील हमारी तरह एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, उसमें 64% यानी कि 64% जो फार्मर्स हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, बायो न्यूट्रिएंट्स का। और हुकूमत इसके पीछे है, हुकूमत की आगाही, हुकूमत की सपोर्ट की बिना पर वो वापस से, जैसे हमने कहा बायोजोट, बहुत सारे फार्मर्स ने सवाल भी किया है, हमने वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत अहम नुक्ता है, हम आपकी इनपुट कॉस्ट कम करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि खादें बहुत महंगी हैं, बीज बहुत महंगे हैं, पेस्टिसाइड बहुत महंगे हैं, डीजल बहुत महंगा है। तो अगर हम ये तरीक़े अपनाएंगे तो अपना कंट्रोल कर सकें। इसी तरह से ही ब्राज़ील में 64% तो बायो न्यूट्रिएंट्स, इनके खादें इस्तेमाल की, जैसे हम आपको कहते हैं कि ग्रीन मैन्योर या गोबर को इस्तेमाल करना, अब इसके साथ साथ बायोजोट का इस्तेमाल करना। अब हम ये कह रहे हैं कि आपको बायो कंट्रोल, यानी कि वो दोस्त कीड़े, उनको इस्तेमाल करें। वर्मी कंपोस्ट जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्राज़ील में उन्होंने कहा जी कि 61% जो फार्मर है उन्होंने बायो कंट्रोल्स किए हैं, और उससे क्या हुआ है कि उनकी कॉस्ट कम हो गई है। क्यों कॉस्ट कम हो गई है? बिकॉज उनके लिए अब कीमतें भी इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही इंटरनेशनल मार्केट में, और उसके मुकाबले में आपको अपना ख़र्चा कम करना पड़ेगा। तो ये एक मैकेंजी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि मैंने कहा, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो टोटली जो है केमिकल से हट गए हैं। केमिकल अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो मजबूरी है उनकी, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो पहले 100% कर रहे थे तो अब 70% केमिकल है, 30% बायो कंट्रोल पे आ गए हैं। तो यही हम आपको अपने USDA के प्रोजेक्ट में भी कहते हैं, यही हमारी ऐप के ऊपर भी डेटा आपको बताता है, यही हमारे एग्रीकल्चर एडवाइज़र जो किसान मददगार की हेल्पलाइन पे मौजूद हैं वो आपको बताते हैं। लेकिन मैंने कहा कि एंडोसल्फान जैसी चीज़ें आपके लिए, जो अगर माँ के दूध तक वो शामिल हो गई हैं और उस वजह से बहुत सारे ये बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो हमें बिल्कुल उसको जो सा है ये इसमें अपना ख़र्चा भी कम करना है, इनकी अपनी सेहत भी बचानी है और पूरे पाकिस्तान के लोगों की सेहत बचानी है। इसका ये तरीका था। और फिर वही बात कहूँगा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग से क्योंकि हम आपको रिज़ल्ट्स बताते हैं, तो हमारा साथ निभाइए, हमारे साथ रजिस्टर हो जाइए। हम इंशाल्लाह मज़ीद आपकी जो ना सिर्फ ये चीज़ें देंगे बल्कि आपको उसके गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिसे कहते हैं उसके बारे में भी आगाह करेंगे। अब आगे जी मूव करते हैं कि आगे अब होने क्या जा रहा है। तो कॉर्न लगाने वाले भाइयों के लिए खबर है, अमेरिका में इसी चीज़ को देखते हुए जो मैंने अभी आपसे बात की, अमेरिका में उन्होंने क्या किया है कि एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है कॉर्न के अंदर। उन्होंने कहा है, मैं आपके सामने अभी ये पॉइंट्स रखता हूँ जो कि आगे हैं सामने, और इन अमेरिका के जो ब्रेक इवन ख़र्चा, उन्होंने कहा है कि ख़र्चा और आमदनी बराबर जहाँ पे हो जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि $871 पर एकड़ के ऊपर वो आ रहा है। उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि अगर तकरीबन 200 बुशल्स पर एकड़ वो लें तब जाके उनका तकरीबन $4.3 $4.4 पर बुशल उनको वो ब्रेक इवन मिलेगा, यानी कि ख़र्चा बराबर होगा। अब जो मुस्तकबिल में वो कह रहे हैं कि नज़र ये आ रहा है कि मुस्तकबिल अगर देखें इसका, तो वो कह रहे हैं कि जो प्राइस उनको मिल रही है, जो नज़र आ रही है प्रोडक्शन और मार्केट की जो है, वो तकरीबन $4.76, यानी कि कोई इतने अच्छे मार्जिन्स नहीं हैं। उनको ख़र्चे के ऊपर मुनाफा जो उनसे है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये टोटली दुनिया की जो चीज़ें हैं इनके ऊपर ये आएगा। और जैसे अभी ये ट्रंप के आने के बाद हुआ ये है कि चाइना के ऊपर उसने कहा जी कि मैं ड्यूटीज़ लगा दूंगा, गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, बाकी चीज़ें जो चाइना से आ रही हैं वो फ़ोन महंगे हो जाएंगे वहाँ पे, सारी दुनिया में एक नया जो है वो इकॉनमी जो सी है वो चैलेंजेस आ जाएंगे। अच्छा, एक चैलेंज ही आएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें एक अच्छी बात भी है। अगर आपको पता है कि हम अच्छी क्वालिटी की मकई अगर उगा लें
और उस मकई को अगर हम उस स्टैंडर्ड पे ले आएँ जब चाइना उसे कबूल कर ले, तो चाइना आपको पता है कि सबसे बड़ा ग्राहक है मेज़ का अमेरिका का, तो पाकिस्तान वो मार्केट में जा सकता है। लेकिन हम अभी तक उस लेवल की नहीं उगा पाए, ये हुकूमत को देखना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिकी मंडियों में देखा जाए तो कीमत फार्मर को नहीं मिल रही, और अगर चाइना भी उसको नहीं कोई बैन लगा देता है तो बहुत बड़ा एक, या अमेरिका लगा देता है कि जी हम अगर आपको देंगे तो महंगी देंगे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जो हम देख रहे हैं कि जो बहारिया मकई और अभी जो मकई के, तभी आपने देखा रेट ऊपर जाना शुरू हो गए हैं, तो मकई के रेट बेहतर हो रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं। लेकिन इसका ख़र्चा मज़ीद कम किया जा सकता है, और कुछ बायोलॉजिकल जो सी हैं वो चीज़ें आ गई हैं जिसमें कि हम उसे प्रमोट भी करें, जो फाल आर्मी वॉर्म और इस किस्म के जो मुख्तलिफ बॉर्डर अटैक्स और ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखते हुए मेरे ख्याल से हम उसको आपको दे भी सकते हैं। आप किसान मददगार पर रब्ता करके हमसे मालूमात भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ वो चीज़ें भी आपको हम मुहैया कर सकते हैं, तो ज़रूर रब्ता करें। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, मैंने कहा मैं आपको इस बारे में बता दूँ। अब चलते हैं जी, कुछ एक दो सवाल आपके जो उनसे हैं वो लेते हैं इस हफ्ते। लेकिन ये जो बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल है दुनिया में बढ़ रहा है, हम अगर नहीं करेंगे तो बड़ा मसला होगा, तो हमें ख़ुद अपना ख्याल करना है। तो इसलिए आज के प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी था कि किसान वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरों को भी उस पर लेके आएँ। जी सवालात पे आते हैं जी, क्विकली 2 सवाल इम्पॉर्टेंट जो इस दफ़ा आए हैं हमें, हम उस पर चले जाते हैं जी। तो पहला सवाल है जी, ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने हमसे सवाल किया है कि क्या कर्नल बासमती का सीड मिल सकता है? जी अजमल साहब हैं। अजमल साहब जी बिल्कुल मिल सकता है, और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हमारे जो उनसे हैं वो इसके आए हैं। आप हमारी किसान मददगार पे रब्ता करें, आपको ज़रूर वहाँ से इसका जवाब मिलेगा। लेकिन ये है कि हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो सी है वो आपको फराहम करना अपना जो है वो हमारा फरीज़ा है। तो इस बारे में आपको अगर किसी भी किस्म की नई वैरायटी जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट है वो भी आप ज़रूर आजमाएं, क्योंकि इस दफ़ा लोगों ने बहुत ज़्यादा हमसे लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त पैदावार ली है, और रेट भी उनको स्टार्ट में जैसे आपको बताया था कुछ प्रोग्राम पहले कि 4000 मन से ऊपर के रेट या तकरीबन उस रेंज में उनके आए हैं। दूसरे सवाल पे आते हैं जी, शुएब साहब हैं, इन्होंने कहा है जो लोग ठेके पर ज़मीन लेते हैं और ठेका अदा करते हैं ज़मींदार को, उनको भी टैक्स देना होगा? जी बिल्कुल, इन्होंने इस किस्म का ये मैकेनिज़्म रखा है जो जनवरी से लागू होगा। इसमें ये तमाम चीज़ों को जो उनसे रजिस्टर करने की एक कोशिश है, और इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से ये बिल्कुल जो आपकी आमदनी होगी वो पर एकड़ कितनी आ रही है वो बताया हुआ है, उसके ऊपर बिल्कुल टैक्स आएगा। आगे चलते हैं जी, जाफ़र ख़ान हैं, वो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज और वेदर साजगार ना होने की वजह से एग्रीकल्चर ऑलरेडी लॉस में है, तो इनकम टैक्स आप कैसे लेंगे और लॉसेस का ज़िम्मेदार कौन होगा? लास्ट ईयर की तरह एग्रीकल्चर लैंड परमानेंट खाली छोड़नी पड़ेगी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो सिचुएशन है अभी, हमें उन चीज़ों पे जाना है जो कि अच्छी, हम उसे वैल्यू चेन कहते हैं। क्या आप एग्रीकल्चर वैल्यू चेन पे आएँ? हमने जिस तरह बताया आपको, मेज़ के अंदर आएँ, कॉर्न के अंदर आएँ, कॉटन के अंदर आएँ। कॉटन के अभी देखें रेट्स नीचे आ गए हैं। इंडिया तक में कॉटन जो है आपको पता है कि उसकी इस दफ़ा 6% तक उसकी गिरावट आ गई है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये वैराइटीज़ बल्कि ये पेस्टिसाइड्स और ये अटैक्स और वेदर चेंज इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अब वो रिसर्च मांग रही है। तो मेरे ख्याल से ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इस किस्म की वो चीज़ें लगाएं जिनका कि मुनाफे बख्श हों, और यकीन करें कमोडिटीज़ जिसे कहते हैं उस ट्रेडिंग में बहुत बेहतर मुनाफा है। हमारी गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट इसमें प्रमोट करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नई मंडियों को देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शुएब खान साहब हैं, इन्होंने मुबारक दी है जी 100% कंप्लीशन पे, बहुत शुक्रिया जी, आप ही के दम से है, आप ही की वजह से चला रहे हैं। इसमें फिर डॉक्टर वाजिद हैं, इन्होंने कहा है कि एक्सपोर्ट है नहीं, जो तरक्की है वो ज़राअत की वजह और किसान की ज़ाती मेहनत और सरमायाकारी की वजह से है। अगर किसी ने पैदावार सिर्फ अपनी ज़रूरत तक महदूद कर दी तो जो थोड़ी बहुत तरक्की है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इसको कर दिया जी बिल्कुल, इसको मेरे ख्याल से एक मजबूत किस्म की प्लानिंग के तहत करना चाहिए। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले साल अगर किसी ने बचाया है तो वो ज़राअत ने बचाया है, लेकिन वही वो नंबर्स जो IMF के हैं वो कहीं यह नहीं कह रहे। और इसको जो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं किया गया, तो अब हमें
वो प्रॉब्लम आ जाएगा। और अभी आपको नज़र आ रहा है, अभी आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि गंदम की शॉर्टेज की। हुकूमत खुद कह रही है कि 80%, 82% पंजाब हुकूमत ने कहा है कि अब तक गंदम उगाई गई है। इसका मतलब है कि नवंबर ख़त्म हो गया, दिसंबर में शायद 1-2% और लोग लगा लें पंजाब के, तो ऑलरेडी ये शॉर्ट हो गया है। और हुकूमती ये नंबर हैं, हुकूमती नंबर को इतने मुकम्मल उनकी मैं तायद भी नहीं करता। और वो क्या करें कि गैर हतमी, गैर सरकारी टाइप जो रिज़ल्ट आते हैं, बाद में उनको सरकारी किस तरह किया जाता है वो हम सबको पता है। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ये है कि अगर हम देख रहे हैं कि हमने ज़मीन अभी खाली छोड़ी है, तो आगे हमने क्या लगाना है, कौन लगाना है, तो बिल्कुल गन्ना लगाना है। तो गन्ने के लिए क्या है, अगर हमने पानी की क्या सूरत हाल, क्योंकि इस दफ़ा बारिशें अभी तक उस तरह से नहीं हुई, और ये बारिशों की ना होने की वजह से पिछले साल हमारे हालात को अच्छे नहीं थे, उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये आपसे दरख्वास्त थी आज के प्रोग्राम में कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर किसान मददगार से ज़रूर रब्ता कीजिए, हमसे अपनी ख्यालात का भी दें, सवालात भी भेजें, अपनी जो राय है हमारे बारे में वो ज़रूर बताइए। लेकिन हम एक साथ बढ़ के अपने रोशन मुस्तकबिल की खातिर अपने पाकिस्तान को बेहतर करते हैं। आइए इस बात का अहद करें। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।